विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में जो है सेकंड चैप्टर से मांग फलन और इसके बहुत सारे कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु और बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करते हैं मांग फलन, ठीक ना, यानी मांग के नियम को भी हम लोग देख लिए थे। तो चलिए आज हम लोग मांग फलन जान लेते हैं। मांग फलन होता है क्या। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मांग फलन। तो मांग फलन दरअसल किसी वस्तु की मांग और उसकी प्रभावित करने वाले कारकों के बीच का संबंध होता है। कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु की मांग करते हैं, मांगते हैं, ठीक ना, तो उस वस्तु की मांग करते हैं तो ऐसा कौन सा कारक है, तत्व है जो मांग को प्रभावित करे। और वहीं वस्तु की मांग, यानी जो वस्तु की मांग आप कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उस वस्तु के डिमांड के प्रभावित करने वाले यानी इफेक्ट करने वाले जो कारक हैं, जो तत्व हैं, उसी के बीच के जो गणितीय संबंध होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मांग फलन। जैसे आप आम खरीदने जा रहे हैं, ठीक ना, तो आम खरीदने जा रहे हैं तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, यानी रुपया, यानी आपका आय, रुपया मत लिखिए, इसको लिखिए आय। अगर आपका आय ज़्यादा है, ठीक ना, तो क्या करेंगे, आप ज़्यादा आम खरीद के लेकर आएंगे, यानी आपके पास पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आम ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका पैसा जो है, आपके पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, तो आप जो है क्या करेंगे, कम आम खरीदेंगे। यह चीज़ भी प्रभावित करती है। दूसरा आता है कीमत। कीमत भी प्रभावित करता है, यानी अगर आम का कीमत बाज़ार में कम है तो आप ज़्यादा आम खरीद के लेकर आओगे नहीं। और तीसरी बात होती है कि अन्य चीज़ें भी अगर सस्ती हो जाएं, ठीक ना, जैसे आप आम खरीदने गए और उससे सस्ता अगर आपको जैसे लग गया सेब या अंगूर, उसे उसकी तुलना में अगर ज़्यादा सस्ता है तो सोचोगे चलो आज आम छोड़ देते हैं, आज जो है इसी को खरीद लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक ना। तो वही कहा जा रहा है कि जब आप किसी वस्तु की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उस डिमांड को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कारक हैं, उन दोनों के बीच की जो मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को व्याख्या करने वाला जो संबंध होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मांग फलन। जैसे देखिए यहाँ पे क्यू डी एक्स इक्वल टू एफ है, तो क्यू डी एक्स यानी क्यू डी एक्स मतलब होता है वस्तु की मांग, और एफ आपका क्या है, फलन है। तो यहाँ पे क्यू डी एक्स यानी वस्तु की मांग जो है, ये फार्मूला इसको याद रखिएगा, क्यू डी एक्स बराबर एफ, यानी कोष्ठ में है पी वाई टी। पी का मतलब है कि वस्तु की प्राइस कितनी है, वाई का मतलब है उपभोक्ता की आय कितना है, और टी का मतलब है कि जो भी उपभोक्ता की रुचि और फैशन है उसको दिखाता है। यानी कोई भी अगर वस्तु खरीदने जाएंगे तो आपको तीन चीज़ बिल्कुल जो ही प्रभावित करेंगे। पहला, वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की कीमत ज़्यादा रहेगी तो आप वस्तु की संख्या को कम खरीदेंगे, यानी कम मात्रा में वस्तु खरीदेंगे। अगर आपकी आय ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे। कम कमा रहे हैं तो कम वस्तु खरीदेंगे। वहीं आपकी रुचि और फैशन, यानी आप जो है फैशन वाले आदमी हैं तो ज़्यादा महंगा चीज़ खरीदना पसंद करेंगे, ज़्यादा फैशनेबल चीज़ खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा भी लगेगा। लेकिन आप सिंपल आदमी हैं तो सिंपल चीज़ खरीदेंगे, आपका कम पैसा लगेगा, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित करते हैं। तो वही कुछ बोलते हैं कि क्यू डी एक्स इक्वल टू एफ, यानी वस्तु की मांग जो है आपका एफ होता है, यानी जो जो आपकी जो है ये सभी इनकम, उपभोक्ता की आय, वस्तु कीमत, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसको याद रखिएगा, इसी को मांग फलन बोलते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि मांग तालिका या मांग अनुसूची क्या होता है। दरअसल आप मांग के नियम जानते हैं, रेखा चित्र से समझाए भी थे मांग कैसा होता है। अब आप मांग तालिका समझ लीजिए या मांग अनुसूची क्या होता है। तो आप जानते हैं मांग अनुसूची एक प्रकार की, शादी नहीं होता है, एक प्रकार की जो है, एक मिनट, यहाँ पे दरअसल होगा कि मांग अनुसूची एक प्रकार की तालिका होती है, ठीक ना, जिसमें विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को दिखाया जाता है। कहने का मतलब अर्थ समझिए, मांग अनुसूची कहिए या तालिका कहिए, तो मांग अनुसूची क्या है, एक प्रकार की तालिका है ये, ठीक ना, जिसमें एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को दिखाता है। यानी क्या दिखाता है कि आप जब जब भी वस्तु खरीदने गए हैं तो उस समय वस्तु की कीमत कितनी थी और उसकी मांग कितना होगा, उसी के एक साथ अगर दिखा दिया जाए तो उसी को मांग तालिका कहते हैं। जैसे आप समझिए
एक कोई वस्तु है, ठीक ना, ये वस्तु की कीमत दिखाया गया। जब 1 रुपया था तो उसकी मांग 20 गो हुई। जैसे आप जो है ब्रश का ही देख लीजिए, ब्रश, जैसे ब्रश का दाम 1 रुपया था तो आप 20 ब्रश खरीद के लेके चले आए। या टॉफ़ी मान लीजिए, जब टॉफ़ी का दाम 1 रुपया था तो आप 20 टॉफ़ी खरीद के लेके आए। वहीं जब टॉफ़ी का दाम 2 रुपया हो गया तो आप मात्र 18 टॉफ़ी खरीद के लेके आए। जैसे उसका दाम बढ़ के 3 रुपया हो गया, आप 14 टॉफ़ी खरीदें। 4 रुपये हुआ तो आप 10 टॉफ़ी खरीदें, और 5 रुपये हो गया तो आप 5 टॉफ़ी खरीद के लेकर आए। कहने का मतलब है कि विभिन्न जो है कीमत पर विभिन्न इकाई खरीदी गई। यानी मांग तालिका क्या बताता है? मांग तालिका बताता है कि एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा को दिखाता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं मांग तालिका, ठीक ना। जैसे आप महीने में, पूरे महीने में कितना बार चावल खरीदें, ठीक ना, जैसे शहर के लोग चावल खरीदते हैं ना, तो एक महीने में कितनी बार चावल खरीदते हैं और किस रेट से खरीदें, तो उसको अगर हम तालिका से दिखा देना, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं मांग तालिका या मांग अनुसूची। यह भी आपको अच्छे से क्लियर है कि मांग तालिका क्या है, मांग अनुसूची क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है मांग वक्र, डिमांड कर्व, ठीक ना। मांग वक्र क्या होता है? डिमांड कर्व कहने का मतलब है कि मांग वक्र जो है वस्तु की कीमत, जो कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो कीमत है, और उसकी मांगी जाने वाली जो मात्रा, यानी वस्तु की जो डिमांड हो रही है, मात्रा जो है, उसके बीच के संबंध को रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु की कीमत को ले लीजिए और उसकी संख्या को लीजिए, ठीक ना, तो किस वस्तु पर कितनी मात्रा को खरीदा जा रहा है। यानी अगर 100 रुपया केले का दाम जो है, सेब का 1 किलो सेब का दाम है, तो 100 रुपये के रेट से कितनी वस्तु खरीदा गया है, दोनों के बीच के संबंध को अगर रेखा से दिखा दिया जाए ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मांग वक्र। जैसे किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी को बोलते हैं मांग वक्र। अब समझिए, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए एक एक चीज़ को। आप देखिए यहाँ पे दरअसल आप ध्यान दे रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे आपको प्राइस को दिखाया गया है, कीमत को दिखाया गया। देख रहे हैं वाई एक्सिस पे, यानी इस पे कीमत है, इस रेखा पे कीमत को दिखाया गया है, और इस रेखा पे आपको मांग को दिखाया गया है। यानी जब प्राइस जो है पी था, जब प्राइस पी था तो कुल वस्तु जो है कितना खरीदा गया, क्यू वस्तु खरीदा गया, ठीक है। जब प्राइस P1 हो गया, देख रहे हैं P1 हो गया, तो आपको Q1 वस्तु खरीदा गया। वहीं जब प्राइस जो है P2 हो गया तो Q2 वस्तु खरीदा गया। कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब प्राइस जो है P था, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई था, यानी जो है सामान का दाम बहुत ज़्यादा था, तो आप कितना सामान खरीदे, आप जो है Q यानी कम ही वस्तु खरीदे। देखिए ना, इस 0 से लेकर यहाँ तक Q तक आने में कम ही दूरी है, इसका मतलब कम वस्तु खरीदे। लेकिन जैसे प्राइस और कम हुआ, P1 हुआ, देख रहे हैं प्राइस घट गया, तो प्राइस जब घट गया ना, इतना हो गया प्राइस, तो आप जो है वस्तु की मात्रा को ही बढ़ाकर Q से Q1 कर दिए, ठीक ना, यानी ज़्यादा वस्तु खरीद लिए। वैसे ही आप जो है जब P2 हो गया और प्राइस गिर गया P1 से और कम हो गया, तो आप क्या किए, आप Q1 से Q2 खरीदे, यानी यहाँ तक आप जो है वस्तु खरीद ली। यानी इसे बोलते हैं कि एक रेखा के द्वारा जब हम खींच कर बता देते हैं, ठीक ना, कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच में संबंध को, तो उसे को बोलते हैं मांग वक्र या डिमांड कर्व। देखिए ये जो कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट बता रहा है कि कितनी कीमत थी और कितना वस्तु खरीदा गया, ठीक है। और ये डी का मतलब होता है डिमांड, डीसी या डिमांड कर्व हो जाएगा। यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मांग के नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है मांग के नियम। तो मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। यह बात मैंने आप लोग पहले बताया था कि मांग के नियम जो है किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु के मांगे जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को बताता है, यह मांग का नियम होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहे। अब अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है,
अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि ना तो आपकी आय में अचानक वृद्धि हो जाए, ना ही वस्तु की कीमत में कोई कमी हो जाए, ना ही कोई बाढ़ की समस्या आ जाए, ना ही कोई युद्ध की संभावना हो। यानी ऐसा कोई कारक न हो जो तत्काल में वस्तु की कीमत को प्रभावित कर दे, ठीक ना। तो यानी अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे यानी बिल्कुल शांति का समय रहे, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का अगर कारक प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऐसे में नियम कहता है कि अगर अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ती है। कहने का मतलब है कि आप नियम जानते हैं, मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच को संबंध को बतलाता है। ये तो आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया। लेकिन कब? जब अन्य बातें समान रहे, यानी सब चीज़ नॉर्मल रहे, तो वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी, ठीक ना, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे आम का दाम अगर बढ़ जाए तो उसकी खरीदने वाले कम खरीदेंगे, ठीक है। जैसे आम अचानक 200 रुपये किलो हो जाए तो बाज़ार में लोग कम ही खरीदेंगे, ठीक ना। और कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और जैसे ही आम अगर 20 रुपये हो जाए तो आप भी सोचोगे कि हम भी 4 किलो 5 किलो ले लें, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि वस्तु की जब कीमत बढ़ती है ना तो उसकी मांग घट जाती है, और वस्तु की जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, ठीक ना। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच को संबंध को बतलाता है। कब? जब अन्य बातें समान रहे, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है और कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है, ठीक ना। इसको एक जो है हम लोग तालिका से समझ लेते हैं, ठीक ना। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर 5 रुपये वस्तु की कीमत था तो आप 30 वस्तु खरीदे, यानी 5 रुपये दाम था तो आप 30 को खरीदें, 4 रुपये दाम हो गए तो 35 खरीदे, 3 रुपये दाम हो गए तो 38 खरीदे, यानी 2 रुपये हो गए 45 खरीदे और 1 रुपये हो गए तो 50 खरीदे। कहने का मतलब कि वस्तु की कीमत जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे आप संख्या को ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब इससे जो है हम लोग एक रेखा चित्र से भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपका है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कीमत को दिखाया गया इस रेखा पे आपको वस्तु को दिखाया गया है, और ये आपका है मांग वक्र। क्या है? मांग वक्र। कहने का मतलब है कि देखिए जब प्राइस अधिक था, जब प्राइस देखिए P था, यानी प्राइस अधिक था, कीमत अधिक था, तो आप कम ही वस्तु खरीदे थे। देखिए कम वस्तु खरीदें, केवल Q खरीदें। लेकिन जैसे ही अब प्राइस P से गिरकर P1 पे आ गया, यानी प्राइस मात्र इतना हो गया, तो वस्तु भी कितना खरीद ली? Q1 पे चले गए। तो कहने का मतलब है कि जब प्राइस जो है ज़्यादा रहता है तो वस्तु की मांग कम होती है, लेकिन प्राइस जब कम होने लगता है तो वस्तु की मांग अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि मांग के नियम के प्रमुख मान्यता या अन्य बातें समान रहने का अर्थ। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अन्य बातें अगर समान रहे तो आखिर अन्य बातें है कौन? नहीं, हम लोग पढ़े ना कि अगर अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। लेकिन आखिर अन्य बातें है क्या, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो उस बात को भी हम लोग देख लेते हैं कि अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब है कि उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो आप 10,000 रुपये कमाइए, आपका ना तो 10,000 से कम होना चाहिए ना 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए आय। दूसरा है कि उपभोक्ता की रुचि और फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह की आप रुचि और फैशन रखते हैं, जिस तरह का आप जो है वस्तु खरीदते हैं उसी तरह का वस्तु खरीदेंगे, ठीक ना। आपकी रुचि फैशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे भारत की जो जनसंख्या है लगभग 130 करोड़, उतना ही जनसंख्या रहे। ऐसा नहीं कि अचानक जो है दूसरे दिन 50 करोड़ हो जाए, तो तब क्या होगा? अचानक जब 50 करोड़ हो जाएगा तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और ना ही 200 करोड़ हो जाना चाहिए, नहीं तो वस्तु की मांग और बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो जनसंख्या के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जितना जनसंख्या पहले था उतना ही रहना चाहिए। फिर है प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी प्रतिस्थापन वस्तु यानी जो भी प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं और पूरक वस्तु होती हैं उनकी कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आपको प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु पूछने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया भी था। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है
कि उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप पेप्सी के बदले या कहिए कि स्प्राइट के बदले में आप थम्स अप पी लीजिए तो यह प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। पूरक वस्तु का मतलब जब दो वस्तु की मांग एक साथ होती है, जैसे पेट्रोल कार, स्याही और कलम, ठीक है ना, तो ये पूरक वस्तु हो गया, प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मांग के प्रमुख मान्यता कहिए या इसको अन्य बातें समान रहने का अर्थ कहिए, ठीक ना। यानी ये सभी बातें अगर समान रहता है तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगा, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और आता है गिफन वस्तु। गिफन वस्तु कहिए या घटिया वस्तु कहिए, ठीक ना। तो गिफन वस्तु और घटिया वस्तु होता क्या है? दरअसल जब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के इनकम में वृद्धि होने से, ठीक ना, यानी कंज्यूमर के जो उपभोक्ता है उसकी आय में तो वृद्धि हो जाती है, उसकी आय बढ़ जाती है, लेकिन आय बढ़ने के साथ ही वस्तु की मांग घट जाती है, तो उस वस्तु को हम लोग गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु कहते हैं। जैसे आप जानते हैं गरीब लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को अगर अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए तो क्या करेंगे, बाजरा और ज्वार खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कर लेते हैं लोग, करते भी हैं बहुत सारे लोग, ठीक ना। यानी गरीबी के दिनों में लोग जो है क्या करते हैं, मजबूरी में आकर बाजरा ज्वार या और कुछ खाकर जीवन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आय बढ़ जाएगी, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, तो फिर क्या वो बाजरा और जौ खाने के लिए मजबूर होंगे? नहीं होंगे। वह क्या करेंगे, बाजरा और जौ की मांग को कम कर देंगे, वो खरीबे नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उपभोक्ता की आय में जैसे वृद्धि हुई, वह क्या किया, वह जो है घटिया वस्तु खाना बंद कर दिया, उसको खरीदना बंद किया। यानी ऐसे वस्तु जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, उसको बोलते हैं घटिया वस्तु या गिफन वस्तु। जैसे आप जो है केला खरीदने जाइए, तो आप अगर महीने का 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो रोज़ केला खरीद के लेकर आते हैं सुबह में, तो आप जाते हैं तो 30 रुपया वाला दर्जन, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से आप केला खरीदते हैं। लेकिन अचानक जो है अगले महीने से आपकी आय जो है 5,000 से बढ़कर 10,000 हो गया। तो जब आय आपका 10,000 हो गया तो क्या आप 30 रुपये वाला केला खाएंगे? नहीं, आप सोचेंगे कि अब मैं जो है 40 रुपया वाला दर्जन केला खाऊंगा। तो अचानक क्या हो गया, उस जो है केला जो था घटिया वाला, उसकी मांग आप कम कर दिए, ठीक ना। या ये कहिए कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है, उससे हम लोग बोलते हैं घटिया वस्तु। आप इतना समझिए ना कि जो कोई भी वस्तु होता है ना, तो अगर ख़राब वस्तु जो है या बेकार वस्तु, कम क्वालिटी वाला वस्तु कब खरीदते हैं? जब आपके पास पैसा नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन जैसा ही आपके पास पैसा अधिक हो जाए, आपका आय बढ़ जाए, तो आप ख़राब वस्तु लेना पसंद नहीं करेंगे, और उस वस्तु की जब कीमत जो है मांग घट जाएगी, उसी को बोलते हैं घटिया वस्तु। दरअसल आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसका मांग बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है। गिफन वस्तु के केस में अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है ना, तो उस वस्तु की मांगें घट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गिफन वस्तु। अब एक और वस्तु आता है सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? तो नॉर्मल गुड्स जो है होता है कि उपभोक्ता की अगर आय में वृद्धि होती है, यानी उपभोक्ता की इनकम अगर बढ़ जाता है तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, वस्तु की मांग भी पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। अगर उपभोक्ता की आय जो है घट जाती है तो वस्तु की मांग भी पहले की अपेक्षा घट जाएगी, ठीक ना। जैसे कपड़ा हो गया, तो आप अगर मान लीजिए आप अभी आपके पास कम पैसा है तो आप क्या सोचेंगे कि नॉर्मल कपड़ा ही खरीद कर पहन लें, कैसे काम चल जाए। लेकिन जैसे ही आपका आय बढ़ जाता है, आप कमाने लगते हैं, ठीक ना, तो सोचते हैं कि नहीं भैया अब हमें नॉर्मल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अब हमें हाई फाई कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स, ऐसा वस्तु जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उस वस्तु की मांग भी कम हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ और, इसके बाद और चीज़ भी देख लेते हैं। और चीज़ है कि मांग के नियम के अपवाद, यानी मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड जो है, उसके एक्सेप्शन क्या है, उसके अपवाद कहाँ है, यानी मांग का नियम कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है, यानी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम की जो अपवाद कहाँ पे, यानी ऐसी स्थितियाँ जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता, ठीक ना। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है,
और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि वस्तु की कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए गिफन वस्तु की स्थिति में, गिफन वस्तु की स्थिति में जो है वस्तु की जो क्या होता है, अगर घटिया वस्तु है तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो क्या होना चाहिए, वस्तु की मांग बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नियम नहीं लागू होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग घट जाता है, ठीक ना। यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा अनिवार्य वस्तु जैसे नमक, दिया सलाई, मेडिसिन, दवाई, तो इसमें क्या होता है, यानी नमक का दाम, दिया सलाई का दाम और दवा का दाम आप कितना ही बढ़ा लीजिए, ठीक ना, इसकी मांग कम नहीं होगा। यानी नियम क्या है, नियम मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप नमक, दिया सलाई और की दवाई का कितना हो दाम बढ़ा लीजिए उसका मांग नहीं कम होगा। यानी यहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं हुआ, ये भी अपवाद हो गया। तीसरा है फैशन एवं आदत की वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। यानी बहुत सारे फैशन और आदत के नियम होते हैं कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ भी जाए ना तो उसकी मांग नहीं कम होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं फैशन करते हैं तो उनके लिए अगर कपड़ा अगर पहले 500 रुपये मिलता था तो अगर इसमें 700 में भी मिलेगा तो वो लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनका आदत है, फैशन है, ठीक ना। तो यहाँ भी वस्तु की कीमत जो है, वस्तु की जो माफ़ी चाहूँगा, मांग के नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी लोग उसका मांग करेंगे, उसको खरीदेंगे। चौथा चीज़ है असंभावित घटनाएं। ऐसी घटनाएं जैसे युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर युद्ध, बाढ़ और भूकंप आ जाए तो वस्तु की कीमत क्या हो जाए, चाहे बढ़े चाहे घटे, उसकी मांग बराबर रहेगी। जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ के समय में लोग क्या करेंगे, चावल का दाम अगर अचानक तो 20 रुपये से 50 रुपये कर दो तब भी लोग खरीद के खाएंगे। या युद्ध हो गया तो ऐसे में क्या होगा, चावल का दाम बढ़ भी जाएगा तभी लोग खरीद कर खाएंगे। कहने का मतलब है कि इस समय जो घटनाएं होती है ना उसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद भी वस्तु की मांग उससे बराबर रहती है, घटती उड़ती नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आता है अज्ञानता, ठीक ना। अज्ञानता यानी जब आपको वस्तु की कीमत, यानी वस्तु के बारे में आपको मालूम नहीं है कि वस्तु की कीमत क्या हो सकती है, कैसी वस्तु है, या वस्तु की दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो आसान से प्राप्त नहीं हो सकती, यानी जो एकदम नॉर्मल वे में प्राप्त नहीं हो सकती, यानी दुर्लभ वस्तु है, यानी बहुत कम ही मिलता है। तो अज्ञानता और दुर्लभता वाली वस्तु के रूप में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे डायमंड हो गया, हीरा हो गया, दुर्लभ वस्तु है, तो हीरा की कीमत कितना हो बढ़ जाए उसको खरीदने वाले उसको खरीदेंगे ही, यहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक ना। तो यह कुछ नियम है जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक ना। चलिए, तो यह कुछ जो है पॉइंट था जिसे आज हम लोग डिस्कस किए। क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बता देना हमें, और PDF जो है आप लोग को मिल जाएगा, डोंट वरी। और प्लीज़ आप लोग जो है शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा जो है आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि बाकी लोगों भी बताइए ओमेगा ऑनलाइन क्लास के बारे में कि इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ऑब्जेक्टिव पहला जो चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव कल के क्लास में करा दिया जाएगा। ओके।